26 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जिसके ठीक 76 साल पहले 26 नवंबर 1949 1949 इसी दिन संविधान अपने पूरे रूप में अंगीकार किया गया था। संविधान पर दस्तखत हुए और हमारा संविधान कई सारी ऐसी दिलचस्प मोड़ों से गुजरा है, कई सारी ऐसी दिलचस्प जानकारियां हैं जो हमारे संविधान को यूनिक बनाती हैं। संविधान की यात्रा 2 साल 11 महीने 18 दिन चली और उसके बाद वहाँ से जो संविधान चला वो 75 साल तक लगातार चल रहा है, अलग अलग मोड़ों को पार करता हुआ, अलग अलग पड़ावों को पार करता हुआ। कितने सारे 100 से ज़्यादा संशोधन हुए, लेकिन नहीं बदली तो संविधान की आत्मा। और वो आत्मा इसलिए नहीं बदली कि इसका सबसे बड़ा कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट, जिसके प्रेमाइसेज में, जिसके परिसर में हम बैठे हैं। हमारे साथ संविधान और कानून के जानकार आर.के. सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और ये अब परतें उघाड़ेंगे उस 75 साल की यात्रा की, जो यात्रा संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में शामिल करती है। और ये ऐसा जीवित दस्तावेज जिसने अलग अलग कपड़े कैसे पहने, कैसे कपड़े बदले, कैसे कलेवर बदला, कैसे तेवर बदला, इन तमाम चीज़ों पर इस रोचक यात्रा पर 75 साल की यात्रा हो गई है सिंह साहब। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम इसके बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर बात करें जिसमें हमारा संविधान लिखित भी है और दिखित भी है। इसको पढ़ भी सकते हैं, और जब आप पढ़ने लगते हैं आपके जहन में एक फिल्म चलती है, उस पर बनाए गए चित्र, उसकी कैलीग्राफी, वो तमाम चीज़ें। तो किस रूप में आप इसको देखते हैं? धन्यवाद संजय जी, आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बिल्कुल आपने सही बात की कि संविधान का ये 75वां साल जो अभी बीता है, 76 स्टार्ट हुआ है। जितने भी लिखित संविधान हैं इस विश्व में, उसमें 2 संविधान ऐसे हैं जो मकबूल तौर पे पिछले लगभग 100 सालों से ज़्यादा वक्त से बिल्कुल उनका इकबाल कायम है और वो बदस्तूर चल रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक प्रोफेसर हैं, टॉम जिन्सबर्ग। वो दुनिया के 117 मुल्कों के संविधान का उन्होंने अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद वो स्टैटिस्टिक्स एक निकाले कि अमूमन ये जो 117 मुल्क के संविधान हैं, वो उनकी एवरेज लाइफ मात्र 17 साल ही रही। 17 साल में 360 डिग्री उसको बदल दिया गया, बशर्ते कि इंडिया का जो संविधान है और अमेरिका का संविधान, ये 1-2 ऐसे संविधान हैं जो पिछले बहुत सालों से, 75 साल से इंडिया का और अमेरिका का 200 साल से, ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, डेमोक्रेसी हैं, ये चल रही हैं। तो उस तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा संविधान वाकई बेहद मजबूत है, और इतना मजबूत कि जिस समय ये बना था बहुतों को ये भ्रम था कि शायद इतना लंबा ना चल पाए। अगर सब 75 साल चल गया तो कोई कारण नहीं है कि 175 साल नहीं चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा। इससे इतर संविधान जो हमारा है एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। मैं बार बार इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारा संविधान इसलिए यूनिक है, ये यूनिक बहुत मामलों में है। इसके बनने की प्रक्रिया, इसके चलने की प्रक्रिया, बनने के पहले की जो कवायद थी, ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने आप में अगर आप उसको पढ़ने बैठें तो आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे कि उस दौर के लोगों के दिमाग में क्या चलता था कि आपके संविधान को एक ऐसा एक यूनिक डाइवर्स डॉक्यूमेंट कंपाइल किया गया एक डॉक्यूमेंट में, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो हुआ, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी बहुत अद्भुत है। अब ये पहला संविधान है जो हैंड रिटन है। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाला था, लिखित भी है और हस्तलिखित भी है। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरती है कि कैलीग्राफी में बहुत एक भाव के साथ, ये हारमोनियम की तरह बजने वाला म्यूज़िक नहीं है, ये सारंगी की तरह बजने वाला म्यूज़िक है, जो ऐसा है कि लिखने में भी आपके भाव प्रकट होते हैं, तो उस भाव को लेके चलता है। जब संविधान को लिखने की बात आई तब ये हुआ कि अब इसको संविधान को लिखा कैसा जाए। 2 ही तरीका था, या तो टाइप कर लेते या उसको प्रिंटिंग प्रेस से निकाल लेते। लेकिन इसके यूनिक फीचर को मेंटेन रखने के लिए जो उस दौर के संविधान निर्माता थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको हस्तलिखित करेंगे। अब किसके द्वारा कराया जाए, तो पूरे देश भर में इसकी खोज हुई। स्टीफेंस कॉलेज के राजादा साहब थे, उनको ये काम सौंपा गया कि आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे। वैद्य साहब, उनको बताया गया कि आप इसको हिंदी में लिखेंगे। अब आप सोच लीजिए, ये 2 वसंत वैद्य जी,
उनको हिंदी में लिखने का दिया गया और उनको अंग्रेजी में लिखने का दिया गया। इनको एक कमरा दिया गया जो कमरा आज भी है। उस कमरे में बैठ के ये बाहर से किसी मुल्क से, मैं मुल्क का नाम भूल रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा। दो देशों से स्पेशल निब मंगाए गए। हाँ, जो लेकिन इसके बावजूद ऐसा लोग बताते हैं कि वो 303 निब मंगाई गई थी और उसके अलावा बाकी अन्य निब जो इनके पास थी लगभग 400 निब उसमें घस गई, या वो वैसी परफेक्ट राइटिंग नहीं कर रही थी जैसी इनको चाहिए थी, तो कुछ पन्ने लिखने के बाद वो घस जाती थी। तो ये बहुत दिलचस्प, और नंदलाल बोस साहब और उनके, आपने बताया था कि उनकी पूरी टीम ने चित्र बनाए। हाँ, अब लिखने के बाद हुआ कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, उसकी पैटर्न क्या बनाया जाए। अब सादे कागज़ में आप उसको लिख देंगे तो फिर संविधान को लगा कि इसको थोड़ा सजाया जाए। अब तो सजाया जाए तो उसके लिए बहुत जो इन्वॉल्व ब्रेन्स थे उस पीरियड के, उन्होंने बोला कि सजाने का क्या मसौदा होगा। भाई संविधान एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, बहुत प्यारा, अगर आप उसको ऐसे भी देखेंगे ना तो बहुत प्यारा लगता है देख करके, ऐसा लगता है कि कोई शादी का मंडप सजा हुआ है। तो अब उसमें चित्रकारी की बात हुई कि पन्ने के इर्द गिर्द चित्रकारी क्या होगी। विवाह या बड़े समारोह के कार्ड होते हैं, कार्ड होते हैं, हाँ, वैसे ही लगता है, कार्ड होते हैं। तो हुआ कि अब उसके पन्नों के इर्द गिर्द कैसी चित्रकारी की जाए और उसका थीम क्या रखा जाए। अब इतनी विविधताओं के देश में ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसा सामंजस्य रखा जाए कि कोई भी वर्ग उसको उसमें आहत ना फील करे, उसको ये ना लगे कि भाई आपने अगर ऐसा कुछ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन उस पर दिया है या चित्रकारी दी है तो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है या फिर हमारे धर्म को छोड़ दिया जाता है। सर्वग्राही और समरस होना चाहिए। समरस होना चाहिए। तो अब ये तय हुआ कि हमारे देश की जो एक कल्चर है, जो कल्चर अमूमन हर धर्म में व्याप्त है, हम उसको थीम में रखेंगे। तो मॉरल कंपास जो है हमारे मुल्क का, वो गीता है, रामायण है, महाभारत है। ये हमारे मुल्क का मॉरल कंपास है। इसमें नेचर भी आ जाता है, धर्म भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, राज्य नीति भी है, दंड नीति भी है। ये सारी नीतियाँ समाहित हो जाती हैं। तो ये हुआ कि अब इसके थीम में इसको ही रखा जाए कि जो भी चित्रकारी की जाएगी, कैलीग्राफी का तो काम इन लोगों ने कर दिया, वैद साहब ने, राजादा साहब ने। अब उस थीम के लिए ये चूज़ किया गया कि किस पार्ट में, जैसे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स का पार्ट है, फिर स्टेट के जो रूल्स हैं उसका पार्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में, इन शास्त्रों में आप देखेंगे कि न्यायप्रभ से लेकर के वो सारे चीज़ हैं महाभारत और रामायण में। तो उसके थीम को उठाया गया और जिस सेगमेंट को हमारा संविधान इन विषयों को डील करता है, उसी थीम के हिसाब से उस पर चित्रकारी की गई। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति के जो लोग, मनुस्मृति से संबंधित भी कुछ चित्र हैं क्या उसमें? नहीं, मनुस्मृति से देखिए, मनुस्मृति या उसमें जो चीजें हैं उसके, नहीं, मनुस्मृति कोई बायस्ड डॉक्यूमेंट ऐसा पर से नहीं है कि उसकी चित्रकारी को अगर उसमें, मनुस्मृति को पहले हमको समझना होगा, क्योंकि इस मुल्क में मनुस्मृति को लेकर एक बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। मनुस्मृति में उस दौर में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं, लेकिन वो एक सर्टेन ऑब्जेक्शंस के हिसाब से पूरे मनुस्मृति को उठा करके फेंक देना, ये उस दौर के का जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस था उसको डिनाई कर जाना है। मनुस्मृति क्या है? उस दौर का इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस जो था वही है। उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं हमारे बाद में ये रामायण, महाभारत, गीता में वो समाहित हो चुकी हैं। उसी थीम को उठा के डाला गया था। और ये कहना कि मनुस्मृति को रिप्रेजेंट करता है, ये उस कन्फ्यूजन को फ्यूल करना है जहाँ पे आप संविधान के प्रति लोगों की आस्था को चैलेंज करते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि रायजादा साहब ने जो कैलीग्राफी की अंग्रेजी में, अंग्रेजी संविधान के अंग्रेजी वर्जन को लिखा, तो उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था, सारा वॉलेंटरली किया था। हाँ, ये तो है, पैसा तो किसी ने भी नहीं लिया था। नंदलाल बोस साहब ने भी नहीं लिया था, राजादा साहब ने भी नहीं लिया था, वैद्य साहब ने भी नहीं लिया था। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं था, ये कमिटमेंट था उनका इस राष्ट्र के प्रति। एक राष्ट्र के प्रति उनका कमिटमेंट था, जो अपने हुनर को इस राष्ट्र के कलेक्टिव मेमोरी को वो सौंप रहे थे। दिलचस्प शर्त थी रायजादा साहब। हाँ, उनकी वो शर्त बड़ी यूनिक शर्त थी। उनकी बस एक ही शर्त थी, और ये होनी भी चाहिए थी, कि फनकार थे भाई, आर्टिस्टिक आदमी थे। उनका ये था कि भाई हर पन्ने के लास्ट में उनका नाम हो और उनके गुरु और दादाजी का
उसमें नाम हो, सक्सेना साहब का उसमें नाम हो। बस ये एक छोटी सी शर्त थी और वहाँ उस संविधान निर्माताओं ने बोला कि मंजूर है, हमें मंजूर। भाई संग तराश जो मूर्ति तराशता है, पेंटर है, वो भी तो अपना नाम लिख ही देता है क्या ना। वो जगह वही थी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है अभी? हाँ, उसी के पास थी, वही 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 एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब है ना, वहीं पे एक कमरा है जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। तो ये संविधान सभा की बैठक तो संसद में होती थी, केंद्रीय कक्ष में, तो इसलिए उसका नाम अब संविधान भवन कर दिया। अब उसका नाम संविधान भवन कर दिया गया है। और 2015 में जो हम लोग अभी लॉ डे मनाते थे, उसको संविधान दिवस इस सरकार ने कर दिया, जो एक वाकई एक ट्रिब्यूट है। लॉ डे मुल्क मना रहा था बहुत लंबे वक्त से, लेकिन लॉ डे कुछ समझ में नहीं आता था। आज 26 तारीख को ही तो सारा का सारा बारात था। मुझे लगता है कि हर संविधान का हर पहलू लॉ है, लेकिन हर लॉ संविधान नहीं है। प्रिसाइजली हर लॉ संविधान नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने बड़े एक शब्द में आपने उसको समेट दिया कि नहीं हो सकता। लेकिन एक संविधान तो एक व्यापक डॉक्यूमेंट है, जो उसको हम बार बार कहते हैं कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें जब संविधान सभा बनाई गई थी, या उस समय बात थी, या देश की जो प्रतिनिधि सभा थी, उसमें शायद 300 कुछ लोग थे, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर उसमें कुछ लोग कम हो गए क्योंकि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान वाले रह गए। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इसमें 299 मेंबर्स थे। आपने बिल्कुल बोला था कि 2 साल 11 महीने डे में संविधान ये बना था। अमूमन हम देखते हैं कि हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारी महिलाओं ने जो रोल प्ले किया था ना, उसका जिक्र नहीं हो पाता। मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ, या मैं बाइनरी में नहीं फंस रहा हूँ। उस दौर की 21 सबसे इवॉल्व महिलाओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी शिरकत की थी। 5 अल्टीमेटली उस संविधान सभा में थी, 11 उन 11 ने जो रोल प्ले किया था ना, अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क उनको सेलिब्रेट नहीं करता है। अब मैं 2-3 का नाम बताता हूँ। जैसे दुर्गाबाई मद्रास की एक लॉयर थी। उस दौर में वो बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी, और वो संविधान सभा की मेंबर थी। और जब वेल्लोर में वो जेल में थी, तो उन्होंने प्रिजन में वुमेन्स के कंडीशंस को देखा था, और जब संविधान सभा की मेंबर बनी तो उन्होंने इस राइट के लिए दुर्गा बाई बोलते हैं उनको, दुर्गा भाभी कोई और हो गई, वो दूसरी हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बहस की थी। सोमा सो के स्टीयरिंग कमेटी में थी। 700 अमेंडमेंट्स को उन्होंने लीड किया था, 700 अमेंडमेंट्स को। और उनके जहनियत का तकाजा ये था कि अंबेडकर को भी उस अमेंडमेंट पे बहस करने के लिए, बाबा साहब को भी उस अमेंडमेंट पे बहस करने के लिए दुर्गा भाई से इंटेलेक्चुअल तौर पे भिड़ना पड़ता था, और वो हार नहीं मानती थी। ऐसी ही दूसरी महिला थी हंसा मेहता, वो गुजरात की थी। उस दौर में अमेरिका से, लंदन से वो जर्नलिज्म करके आई थी। और जो यूएन चाइल्ड राइट्स हैं, उसके लिखने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा बाद में। और संविधान सभा में जो हम आज तक ये पढ़ते आए हैं कि नेहरू और पटेल के बदौलत हिंदू कोड बिल आया था। संविधान बनने के तुरंत बाद महिलाओं को सारदा एक्ट ला करके प्रॉपर्टी में राइट्स दिया गया था। बात सही है कि ये जो लेजिस्लेटिव करेज था वो पटेल और नेहरू का था, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन वो हंसा मेहता ने किया था। आप सोचिए, एक मुल्क जो इतने जल्दी मतलब इतने कम समय पहले आज़ाद हुआ है, वो इतना बड़ा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लेके आता है, और ये देश सहर्ष स्वीकार करता है उनको। उसी तरह से सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ब्रिटेन के जो पीएम थे चर्चिल, उन्होंने कहा था कि किनको ये मुल्क दे रहे हो, ये तो लड़ लड़ के कट कट के मर जाएंगे। तो चर्चिल की दुर्गति ये हुई कि अपने मुल्क को उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर चुनाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताया, लेकिन वो चुनाव भी नहीं जीत पाए थे। ये इतनी इज्जत उनको, मतलब उनके मुल्क ने उनको इतनी इज्जत तो दी थी। तो चर्चिल अपना हश्र देख के आज भी ग्रेव में करवटें बदल रहे होंगे। ये मुल्क तो बदस्तूर जारी है और चलेगा। इस संविधान जिस कागज़ पर लिखा है, वो भी विशेष रूप से पुणे से हैंडमेड, मतलब हस्तलिखित, हस्त निर्मित कागज़ पर। हाँ, ये जो पेपर है ना जिस पर संविधान लिखा गया है, ये पुणे से आया था, और बिल्कुल हैंडमेड पेपर है। जो आज के दौर में आप देखेंगे हैंडमेड पेपर्स का फिर से चलन आ गया है, वो हैंडमेड पेपर है। और आज भी वो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में नियॉन लाइट्स में रखा हुआ है।
हीलियम गैस के चैम्बर। मैं खुद पर्सनली 2-3 बार उसको देखा हूँ। आप उसको देखने जाएंगे, मैं तो बार बार आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर लोगों को आगाह करता हूँ कि जब भी दिल्ली आना हो तो उस जगह ज़रूर जाएं, पुस्तकालय में ज़रूर जाएं और जा कर के संविधान को जी भर के देख लें। देखने के बाद बिल्कुल एक रोमांच की स्थिति होगी, लगेगा कि वर्षों का जो संघर्ष था वो कैसे एक डॉक्यूमेंट में समाहित हो गया। संविधान का जो कवर है उसकी भी अपनी कहानी है। उसका जो जो अशोक स्तंभ लिखा है और उसके साथ भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, वो भी अपनी एक कहानी है। कला का एक अद्भुत नमूना। वो तो जो अशोक चक्र का पूरा उसमें ये है। भाई ये तो मुल्क जानता है कि अशोक चक्र को कहाँ से लाया गया था, उसके सारनाथ से लाया गया था। उसकी कैलीग्राफी को अगर आप देखेंगे ना तो उसकी कैलीग्राफी में एक ज़बरदस्त एक ब्यूटी है जो हर आदमी को देखना चाहिए, जो उसकी चित्रकारी है। आप उसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो उसकी सिमेट्री जो है वो लगेगा कि एक आइडेंटिकल सिमेट्री उसको हम नहीं कह सकते हैं पेंटर्स के लैंग्वेज में। वो सिमेट्री बिल्कुल एक साइंटिफिक सिमेट्री है, जस्ट लाइक पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, कि जिस मूड में आप होंगे उसी मूड में वो चक्र दिखता है। अच्छा, अगर आप वही शेर दिखते हैं। जैसे गालिब की शायरी के बारे में कहते हैं कि वो शायरी नहीं थेरेपी है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो प्रतीक नहीं संविधान, वो एक आहत मन का थेरेपी है। क्या बात। अगर आप उसको देख लें तो बड़ा मकबूल फील होता है कि संविधान हमारे साथ है, सुकून देता है। जी, आपने संविधान के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारियाँ हमारे दर्शकों से शेयर की। तो भारत का संविधान लिविंग लेजेंड यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है। 251 पेज का सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि अपने आप में भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और तमाम विविधताओं का एक जीवंत दस्तावेज है। तो जैसा कि सिंह साहब ने बताया, जब भी आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए आसान है। जो लोग देश के कोने कोने से ये देख रहे हैं, दिल्ली आने का मौका मिले तो संसद के ग्रंथागार में ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर उस संविधान की मूल प्रति को निहारें, जो सिर्फ 3 प्रतियां बनी थी, जिसमें से एक हिंदी और अंग्रेज़ी की मूल प्रति हस्तलिखित है और तीसरी प्रति वो मुद्रित है यानी छपी हुई है। लेकिन तीनों को जब आप देखेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप जिसको अंग्रेजी में मिसमराइज कहते हैं, हिंदी में विस्मृत और मुग्ध होना कहते हैं, आप रीझ जाएंगे उन सारे कलाकारों की कला पर और जिन लोगों ने संविधान सभा में रहकर उस दस्तावेज को एक रूप और आकार प्रदान किया। दूसरे ने उनको, एक दूसरा ग्रुप ऐसा आया जिसने उनको सुलेखों में लिखा और सुंदर चित्रों से सजाया, यानी एक ने तेवर बनाए, एक ने कलेवर। आप ज़रूर उसको देखें, निहारें और आत्मगौरव का एहसास करें। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।